Bismillahirrahmanirrahim. Dear student of class 2nd year, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. In the previous lecture, we solved the objective type part of the unit number 1, chapter number 1. इसमें मैंने आपको fill in the blanks, true, false, choose the correct answer और match the column समझाए थे। match the column जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको चंद चीज़ें बताई थी, तो मुझे महसूस हुआ कि वो किसी जगह कन्फ्यूजन क्रिएट ना हुई हो आपके लिए। तो याद रखें कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा, यानी कि उसमें ना फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, ना ट्रू फॉल्स होंगे, ना मैच द कॉलम होंगे। तो चूँकि यहाँ पर मुस्लिम लीग को अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ मैच किया हुआ है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर मुस्लिम लीग के अलावा अगर 1930 आ जाए फिर भी आपने उसको अल्लामा इकबाल के साथ ही मैच करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर मैच द कॉलम आपको दिया गया है उसी के मुताबिक आप उसको सॉल्व करेंगे, बल्कि मैच द कॉलम के जो ऑप्शन हैं वो बुक के दरमियान से भी दिए जा सकते हैं। तो इसलिए बेटा आप लोगों ने हेजिटेट नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। जो लास्ट यहाँ पर मैच द कॉलम के ऊपर मैंने चंद चीज़ें आपसे डिस्कस की थी, उसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल और द मुस्लिम लीग का एक ऑप्शन आया था, उसमें मैंने आपको बताया था। आगे मैंने ऑप्शन में 1930 भी लिख दिया था। मैंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग आए फिर भी और 1930 आ जाए तो फिर भी आपने अल्लामा इकबाल को उसके साथ ही मैच करना है, क्योंकि जो इनका फेमस एड्रेस इलाहाबाद का है वो 1930 में इन्होंने डिक्लेयर किया था। क्लियर हो गई है? तो टुडे वी डिस्कस अबाउट दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को वर्बली डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको बुक के ऊपर मार्क करवाऊंगा, या जो क्वेश्चन हमारे देखेंगे जो बुक में आपको मुश्किल हुई तो फिर उसको हम लोग वाइट बोर्ड पे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द मेंट बाय द टर्म आइडियोलॉजी। तो बेटा टर्म आइडियोलॉजी जो होती है, अब इसके मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई हैं टर्म आइडियोलॉजी की। यानी अगर आइडियोलॉजी को हम इंसाइक्लोपीडिया, सबसे पहले नज़रिया उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आइडियोलॉजी कहा जाता है। आइडियोलॉजी मीन सच अ प्लान और प्रोग्राम as is based upon philosophy and application to solve political, social and cultural issues and problems। अब इंसाइक्लोपीडिया में इसको डिस्कस किया गया है, आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ पॉलिटिकल कल्चरल प्रिंसिपल्स on which a nation or civilization is based। ये इंसाइक्लोपीडिया में डिस्कस किया गया है इसको। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो जॉर्ज ब्रास ने भी अपनी बुक में कुछ इस तरीके से बयान की गई है इसकी कि एनी प्लान और प्रोग्राम ऑफ कॉमन लाइफ बेस्ड अपॉन थिंकिंग फिलॉसफी इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी की ये तारीफ़ है। अब आप इसको इंग्लिश में खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नज़रिया उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है कोई मंसूबा या प्रोग्राम जो कि बुनियाद होता है किसी भी फ़लसफ़े की, किसी भी सियासी, सोशल, मुआशरती और कल्चरल, किसी भी सकाफ़ती इश्यूज़, मसाइल एंड प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन बाय द जॉर्ज ब्रास और इंसाइक्लोपीडिया में आइडियोलॉजी इज सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल। आइडियोलॉजी नज़रिया
सेट ऑफ मजमुआ है पॉलिटिकल, सियासी एंड कल्चरल और सकाफती प्रिंसिपल असूलों ऑन विच अ नेशन और सिविलाइजेशन, जिस पर कोई कौम या कोई तहजीब अपनी बुनियाद मुतय्यन करती है। नंबर नेक्स्ट जो है वो जॉर्ज ब्रास का है, कोई भी ऐसा प्लान, मंसूबा या प्रोग्राम ऑफ कॉमन लाइफ जो आम जिंदगी पर मबनी हो, लाइफ बेस्ड अपॉन थिंकिंग, जो उनकी सोच एंड फिलॉसफी और उनके फ़लसफ़े पर मुश्तमिल हो, वो नज़रिया कहलाता है। तो नज़रिए की मैंने आपको 3 डेफिनेशन अभी एक्सप्लेन की हैं। नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ नेशनहुड। इस्लामिक थ्योरी ऑफ नेशनहुड जो है वो हम लोग ये बयान करेंगे कि अगर मुसलमान, इफ़ द मुस्लिम, जो मुसलमान हैं, इफ़ दे आर लिविंग इन द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में अगर वो रह रहे हों तो वो एक कौम है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको टू नेशन थ्योरी के बारे में भी बताया था कि टू नेशन थ्योरी इसमें क्या है। टू नेशन थ्योरी इसमें यह है कि दुनिया में मुसलमान, द मुस्लिम कंसिडर देयर आर द टू नेशन ऑफ द वर्ल्ड, 2 कौमें हैं, एक मुस्लिम हैं, वो लोग जो कलमा पढ़ते हैं, और वो लोग जो कलमा नहीं पढ़ते, जो नॉन मुस्लिम कहलाते हैं। ये टू नेशन थ्योरी है। अब नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम जो थ्योरी ऑफ नेशनहुड है, नज़रिया कौमियत है, वो ये है कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, इफ़ दे आर लिविंग इन द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन द एनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हम लोग बुनियादी तौर पे सब कॉन्टिनेंट के हवाले से डिस्कस करते हैं, बट if we discuss the Islamization or the Muslim theory of the nationhood, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, वो एक कौम है, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कौम को एक जिस्म की मानद करार दिया है कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द हो तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो आया मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, अगर दे आर फेस सम क्राइसिस, अगर वो क्राइसिस को फेस करते हैं, अगर वो मसाइल का सामना करते हैं, अगर वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, तो पूरी मुस्लिम उम्मा चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रही हो, वो उस तकलीफ़ को महसूस करती है। इसी का नाम नेशनहुड है, ठीक है। इस्लामिक थ्योरी ऑफ नेशनहुड, इस्लाम में जो कौमियत का तस्वर है वो ये है। आप एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को मुख्तलिफ एंगल से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ क्रिएटिंग अ सोसाइटी बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कुरान एंड सुन्ना, यानी कि नज़रिया पाकिस्तान उस नज़रिए का नाम है जिसकी बुनियादी जो मुआशरे की बुनियाद थी वो कुरान और सुन्ना के असूलों पर मबनी होगी। नंबर 2 इसकी जो डेफिनेशन है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ नेम ऑफ प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, इस्लाम के असूलों की प्रैक्टिस करना। इट इज़ also the name of thinking to get a laboratory to test the principle, और एक ऐसी तजर्बागाह का नाम है जहाँ पर इस्लामी असूलों पर तजर्बात किए जाएं। नंबर 3 जो इसकी डेफिनेशन है वो है द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ स्टेप्स that were taken for the security of political, social, cultural and economical values of the Muslim। नज़रिया पाकिस्तान एक ऐसे नज़रिए का नाम है जिसका मकसद तहफ़्फ़ुज़ करना है मुसलमानों के सियासी, मुआशरती और सकाफ़ती और मुआशी जो अक़दार हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ करने का नाम नज़रिया पाकिस्तान है। नंबर 4 जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ पॉलिटिकल practical efforts for establishing the rule of Islam, strengthening of the unity among the Muslim without losing the national identity, यानी कि इस्लामी असूलों पर मबनी मुआशरा कायम करना और बग़ैर अपनी शनाख्त को खोए हुए इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना नज़रिया पाकिस्तान का नाम है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है हम इस अंदाज से भी कर सकते हैं कि द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ वेलफेयर
वेलफेयर स्टेट एक ऐसा तरक्की याफ्ता मुआशरा या रियासत वेयर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ कंसिडर, जहाँ पर जो लोग हैं उनकी तरक्की को भी अहमियत दी जाए, उसके बारे में भी सोचा जाए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आगे लिखा हुआ है what the कायद-ए-आज़म thought about the minorities, quote a brief statement। तो इस स्टेटमेंट में एक कोटेशन दिया गया है पेज नंबर 3 के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है द कायद-ए-आज़म वॉज द चैम्पियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एड्रेसिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। द कायद-ए-आज़म said you are free to go to the temple, you are free to go to your mosques or any other places of worship। ठीक है कि आप मंदिरों में जाएं, आप मस्जिदों में जाएं, आप किसी भी जगह जाएं, ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यू मे बिलोंग टू द एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड। आप किसी भी कौम से, आप किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हों, पाकिस्तान को या रियासत को आपके किसी भी अकीदे से कोई सरोकार नहीं है। आप जहाँ मर्ज़ी ये जा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमने एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी है जो इस्लामी सुनहरी असूलों पर मबनी है, जहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी जो है उसको बहुत अहमियत हासिल है। नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें शॉर्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट ऑन द शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन के ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है और ये आपके पेज नंबर, शिमला डेपुटेशन आप लिखेंगे, ये है पेज नंबर 4 के ऊपर। पेज नंबर जिसमें लिखा हुआ है, मैं इसको वर्बली आपको बता देता हूँ। हम लोग पेजेस के बारे में मैं फिर आपको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब शिमला डेपुटेशन और शिमला कॉन्फ्रेंसेस में फ़र्क है। कॉन्फ्रेंस 1945 में भी हुई, कॉन्फ्रेंस 1970s के बाद भी हुई है शिमला कॉन्फ्रेंस, लेकिन डेपुटेशन एक ही हुआ है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आपने डेपुटेशन लिखना है उसमें 1906 को मेंशन करना है और टॉप 35 पॉलिटिकल लीडर्स इन द हेडशिप ऑफ सर आगा खान, ठीक है, वो उन्होंने एक डेलीगेशन अरेंज किया, लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला गए और उनका फंडामेंटल डिमांड क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदागाना इंतखाबात था, और उस पर जो रिस्पांस आया लॉर्ड मिंटो का वो इनकरेजिंग था। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आप लोगों ने ये याद रखना है बेटा कि डेपुटेशन को कॉन्फ्रेंस में और कॉन्फ्रेंस को डेपुटेशन में शामिल नहीं करना, क्योंकि कॉन्फ्रेंस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डेपुटेशन। डेपुटेशन हुआ 1906 में, कॉन्फ्रेंस जो है वो 1945 में भी हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस 1971 में भी हुई। तो कॉन्फ्रेंसेस अलग चीज़ है, डेपुटेशन अलग चीज़ है। तो आपने इसको डेपुटेशन के साथ मर्ज नहीं करना, उसके साथ आपने ऐसे नहीं करना कि डेपुटेशन पूछा गया है तो आप कॉन्फ्रेंस लिख दें, या कॉन्फ्रेंस अगर पूछी गई है तो आप डेपुटेशन लिख दें। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि फेडरल बोर्ड के जो पेपर होते हैं तो कन्फ्यूजन में स्टूडेंट बाज़ औकात ऐसे करते हैं कि डेपुटेशन को कॉन्फ्रेंस में और कॉन्फ्रेंस को डेपुटेशन में लिख देते हैं। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं कर रही आप लोगों ने। डेपुटेशन को डेपुटेशन में ही लिखना है और कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस में ही लिखना है, क्योंकि इसमें फ़र्क है। डेपुटेशन 1906 में हुआ था, कॉन्फ्रेंसेस शिमला कॉन्फ्रेंस बहुत दफ़ा हुई, लेकिन डेपुटेशन एक दफ़ा हुआ सर आगा खान की क़यादत में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग के साथ। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाट डू यू नो अबाउट दी असबाब बगावत हिंद, काजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी। इस पर जो दिया गया है ये है पेज नंबर 9 के बिल्कुल जो पहला नंबर 1 पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है काजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी। सर सैयद अहमद ख़ान
wrote a book titled असबाब बगावत हिंद। उन्होंने एक किताब लिखी जिसको असबाब बगावत हिंद का नाम दिया गया, स्पेशली meant for regarding by the member of the British Parliament, और ख़ास तौर पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके हवाले से उन्होंने in this book he tried to prove that the uprising of 1857 was by no means the war of independence। इसका मतलब जंग आज़ादी नहीं था, this was just, ठीक है, upheaval। इसमें सम ट्रबल ऑफ मॉन्गर्स यानी कि चंद शरारती लोगों का खड़ा किया हुआ हंगामा इसको डिक्लेयर किया। एंड ही सेड अ सर्टेन अनवाइज पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो पेव्ड द वे ऑफ अनरेस्ट दैट रिजल्टेड इन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ये सर सैयद अहमद ख़ान ने क्यों लिखा? क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान हम लोग बुक में जो पहले टॉपिक है हम लोग उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान वाज अ मैन दैट हु सेव अ लॉट ऑफ फैमिलीज़ ऑफ द ब्रिटिश। उन्होंने अंग्रेज़ों की बहुत सी फैमिलीज़ की ज़िंदगियां बचाईं वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। इसीलिए ये जो सर का ख़िताब है, इनका नाम सर सैयद, सर का इनको टाइटल मिला है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिला था, बरतानवी जो हुक्मरान थे उनकी तरफ से मिला था। इनको सर का ख़िताब मिलने की वजह यही थी कि उन्होंने बहुत सी अंग्रेज़ फैमिलीज़ को बचाया था। ठीक है, तो असबाब बगावत हिंद में भी उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया इनके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो चंद लोगों का, चंद शरारती लोगों का खड़ा किया हुआ हंगामा है। इसमें तमाम के तमाम मुसलमान इन्वॉल्व नहीं हैं। एक तो ये बात। दूसरी, आप लोगों ने ये एक्सप्लेन करनी है कि कुछ ऐसी नेगेटिव पॉलिसीज़ जो मुसलमानों के लिए सूदमंद नहीं थी, जिस पर मुसलमानों ने रिएक्शन किया, ठीक है, तो उन पॉलिसीज़ पर ज़ेर गौर करने की तरफ उन्होंने अपना एक सजेशन बरतानवी हुकूमत को दिया और ये कहा कि जिन लोगों को आप जंग आज़ादी का ज़िम्मेदार समझ रहे हैं वो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि वो चंद शरारती लोग हैं। फ्यू मॉन्गर्स का लफ्ज़ जो है वो ज़रूर लिखना है अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। और उसके अलावा जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं उसका ज़िक्र किया गया है वो आपने इसमें ज़रूर मेंशन करनी है। तो ये दो मेजर जो पॉइंट्स हैं ये आपने ज़रूर मेंशन करने हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप इसको मेंशन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। आप ये सोचें कि सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बुकलेट लिखा, एक किताब लिखी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स को, और उन्होंने उसमें ये चीज़ उनको बावर कराई कि मुसलमान वार ऑफ इंडिपेंडेंस के ज़िम्मेदार नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि जो इंग्लिश और ब्रिटिश रूलर थे दे कंसिडर द मुस्लिम वर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वो ये समझते थे कि मुसलमान वार ऑफ इंडिपेंडेंस के ज़िम्मेदार हैं। तो इस किताब को लिखने का, इस बुक को शाया करने का, लिखने का मकसद ये था कि मुसलमानों और अंग्रेज़ हुकूमत के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो चुकी हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करना, क्योंकि वो खुद ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने बहुत सी बरतानवी फैमिलीज़ के ख़ानदानों की जानें बचाई थी, इसलिए अंग्रेज़ उन पर बहुत ज़्यादा रिलाय और ट्रस्ट करते थे। और ये उन्हीं की कोशिशें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान मूवमेंट भी स्टार्ट हुई, क्योंकि 1867 में जो बनारस में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का एक बहुत बड़ा सान्या पेश आया था, जिसको सर सैयद अहमद ख़ान की टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है, दो कौमी नज़रिए का कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये महज एक ज़ुबान का मसला नहीं है बल्कि ये दो कौमों का मसला है, और दो कौमें जिनकी सकाफ़त, जिनकी लैंग्वेज, जिनका रहन सहन, जिनका सोशल स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, चुनाचे वो कई साल इकट्ठा रहने के बावजूद भी अगर एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं हो सके, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सके, तो चुनाचे ये दो कौमें हैं, ये दो ज़ुबानों का मसला नहीं है। इसी हवाले से इसी डिटेल को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो A.O. ह्यूम ने इस्टेब्लिश किया, जो कि एक सिविल रिटायर ऑफिसर थे, उन्होंने 1885 में
ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया, और उसी दौरान सर सैयद अहमद ख़ान को इनवाइट किया गया टू बिकम अ मेंबर ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको उन्होंने डिनाई कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं व्हाट इज़ द मीनिंग बाय ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उस पर उन्होंने कहा कि ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस मीन, ठीक है, टू सिक्योर द राइट ऑफ हिंदूज़, ये हिंदुओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सियासी जमात बनाई गई है, लिहाजा तो उन्होंने कहा कि वेयर इज़ द नेम ऑफ़ द मुस्लिम, मुसलमानों का नाम कहाँ पर है। तो चुनाचे उन्होंने कहा कि यू नीड टू चेंज द नेम ऑफ़ योर पॉलिटिकल पार्टी, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम तब्दील करें, और नाम तब्दील करने के बाद फिर मुझे बताएं, देन आई विल डिसाइड टू ज्वाइन दिस पॉलिटिकल पार्टी और नॉट, मैं फिर ये डिसाइड करूँगा कि मैंने इसको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो इसको कॉजेज़ ऑफ इंडियन म्यूटनी भी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन द असबाब बगावत हिंद, ठीक है, तो फिर भी आपने यही लिखना है। अगर काजेज़ ऑफ म्यूटनी आता है तो फिर भी आपने यही क्वेश्चन लिखना है। बात समझ आ गई है? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो शिमला डेपुटेशन है उसमें मैंने आपको बताया पहले, इससे पहले वो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको मेजर पॉइंट्स बताया कि इसमें सबसे पहले तो 1906 आपने मेंशन करना है, फिर टॉप 35 पॉलिटिकल लीडर्स को मेंशन करना है। सर आगा ख़ान की हेडशिप में एक डेलीगेशन गया, शिमला गया, लॉर्ड मिंटो से मिला, ठीक है। डिमांड उनका फंडामेंटल जो डिमांड था वो सेपरेट इलेक्टोरेट था, जुदागाना इंतखाबात थे। फिर उस पर जो वॉइस राय का जो रिस्पांस आया वो क्या था, वो इनकरेजिंग था। ये मेजर पॉइंट्स होते हैं, इनको जब आप मेंशन करते हैं तो फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, फिर उसमें मार्क्स डिडक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट ऑब्जेक्टिव वर सेट फॉर द मुस्लिम्स एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन, ठीक है। मुस्लिम लीग के क़याम के वक्त जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।